गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो बुआरे, पिछले क्लास में हम लोग अभिक्रिया की अनुकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पर बात किए थे। और अगर हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो तुम सिंपली कह सकते हो कि किसी रिएक्शन, किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होता है वो अभिक्रिया की अनुकता होती है। यानी कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या होती है, अभिक्रिया की अनुकता होती है। इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन, तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ मास एक्शन में जो हम, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन से जो इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं, वहां पर कंसंट्रेशन टर्म पर जो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म के स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट को जोड़ दें, उसका सम कर दें, तो वो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। ठीक ना। आज बाबू रे हम लोगों को बात करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो देखो डेफिनेशन कितना सिंपल है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस को समझने का प्रयास करो हुआ रे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यानी कि अभिक्रिया की कोटि की, तो डेफिनेशन को गौर करना। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या हम लिखे हुए कंसंट्रेशन वेरिएबल्स which determine the rate of chemical reaction is called order of reaction। बोलोगे बाबू रे कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या ये कंसंट्रेशन वेरिएबल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो समझ रहे होगे। बात को समझना कि किसी यहां पर कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता पदों की कुल संख्या, यानी जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, निर्धारित करती है। यानी सिंपली तुम समझ लो कि किसी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग जिस सांद्रता पर निर्भर करता है वो उसका क्या होता है, कोटि होता है। बात को समझने का प्रयास करना। तो बोलोगे सर ये कंसंट्रेशन वेरिएबल से क्या मतलब है? तो बाबू रे यूं समझ लो कि जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो बदलता है। तो बाबू रे यहां पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्टेंट जिसका कंसंट्रेशन, जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान बदलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन वेरिएबल्स का नाम देते हैं। तो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल्स which determine the rate of chemical reaction is called order of reaction। या तुम सिंपली ये भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, total number of reactant molecules which determine the rate of chemical reaction is called order of reaction। यानी कहने का मतलब है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, अभिक्रिया के दर को निर्धारित करता है, वो उस अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक ना। हिंदी का डेफिनेशन को ध्यान से देखो, एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है कि अभिकारक अणुओं, ठीक है, की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं की, ये भी लिख सकते हो, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि भाई टोटल नंबर ऑफ reactant molecule which determines the rate of chemical reaction, that is the order of reaction। ठीक है ना। यानी कि अभिकारक अणुओं की संख्या या कुल संख्या जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। चलो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, थोड़ा हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन पर हम लोग बात करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। देखो अब एक रिएक्शन के बारे में सोचो थोड़ा। मान लो ए और बी तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है।
और इससे तुम्हारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट C और D। कोई दिक्कत? फर्ज करो रिएक्टेंट A का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, A है, और B का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, स्मॉल b है। C का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट स्मॉल c और D का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट स्मॉल d है। तो बाबू सबसे पहले हम इस रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बाबू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार। बताओ बुआरे, यहां पर द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या होगा, बताओ। अभिक्रिया का दर यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए का मोलर कंसंट्रेशन पर पावर क्या आ जाएगा, ए, और बी के मोलर कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पावर बन जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन में। क्लियर बाबू? लेकिन अगर हम बात करें रेट लॉ का, तो देखते हैं रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है बाबू रे। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यानी कि वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार क्या होगा, यहां रेट यानी कि अभिक्रिया का जो दर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो होगा ही, लेकिन यहां पर जो पावर होगा वो क्या होगा बाबू रे, x और y होगा। ये x और y क्या है, यहां पर x और y क्या है बुआ रे, स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट है। यहां x और y क्या है, x एंड y क्या है, r, स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट। बात को समझना, स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट यानी कि इसको तुम लोग एक्चुअल कॉफिशिएंट भी लिख सकते हो, एक्चुअल कॉफिशिएंट लिख देते हैं, ठीक है। और a और b क्या है यहां पर, स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। बात को समझना, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, और ये एक्चुअल कॉफिशिएंट क्या हो गया, वास्तविक गुणांक। थोड़ा बात को ध्यान देना, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर बना है वो हमारा क्या है बुआ रे, स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है, और ये x और y क्या है बुआ रे, एक्चुअल कॉफिशिएंट है। थोड़ा सा गौर करो तो जान लो कि यहां पर अगर हम a और b का सम कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये x और y दोनों को अगर सम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है बुआ रे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात को समझना, एक चीज और बात ध्यान में रखोगे कि ये जो x और y है वो ए बी के समान भी हो सकता है, यानी ए बी का सेम भी हो सकता है और ए बी से डिफरेंट भी हो सकता है। तो बाबू रे यहां पर ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म पर जो, यानी रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म पर जो हम पावर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारा एक्चुअल कॉफिशिएंट है उसका सम। तो बुआ रे हम एक और तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बोलोगे सर वो तरीका क्या है, तो अभी तो तुरंत हम बताए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज द
सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन, सॉरी इन रेट लॉ इक्वेशन। तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ठीक है, वेग, ठीक है, नियम में प्रयुक्त सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होता है। ठीक ना, बात को ध्यान रखोगे कि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज द सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। यानी सिंपली तुम समझ सकते हो कि ये रेट लॉ से जो तुमको व्यंजक मिला, एक्सप्रेशन मिला, अगर उसके पावर x और y को जोड़ देते हैं, यानी सिंपली अगर हम एक्चुअल कोएफिशिएंट को जोड़ देते हैं तो वो तुम्हारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक ना, और अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन वाले स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यानी कंसंट्रेशन टर्म के पावर को जोड़ते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। यानी a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई a प्लस बी से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी तुम सिंपली कह सकते हो कि अभिक्रिया की अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, समान भी हो सकती है और असमान यानी कि डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है बुआरे, ठीक है। तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। ओके बुआरे, तो बाबू रे अभी हम देख लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यानी सिंपली अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमको निकालना हो तो क्या करेंगे, रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर एक्चुअल कोएफिशिएंट है उसका सम कर देंगे। देखो अब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होगा तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन का ऑर्डर 1 भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर तुम्हारा क्या है, 3 है, तो वो तुम्हारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो वो अरे चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो बाबू रे अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ, अगर बाबू रे रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करता है तो वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर, ठीक है, अभिकारकों के सांद्रता पदों पर निर्भर नहीं करता है। यानी अभिकारक का अगर सांद्रता अभिक्रिया के दर को निर्धारित नहीं करे, प्रभावित नहीं करे, तो वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी तुम कह सकते हो कि दोज रिएक्शंस इन विच रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है? देखो यहां पर डेफिनेशन में हम लिखे हुए भी हैं कि दोज रिएक्शन इन विच rate of reaction do not depend upon any concentration term। बात को समझना, concentration term of reactants are called zero order reaction। ठीक है, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं होता, या तुम सिंपली कह सकते हो कि दोज रिएक्शन इन विच रेट, ठीक है, इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या दोज रिएक्शन इन विच, ठीक है,
रेट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी तुम यहां पर अगर है ना इसको समझने का प्रयास करना बुआरी, यानी तुम सिंपली अगर इसको समझ सकते हो तो यानी वैसी अभिक्रिया जिसका वेग समीकरण क्या हो, सांद्रता पद के प्रभाव से मुक्त हो, वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलो बुआरे सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन देखो, तुम एक रिएक्शन कंसीडर करो, ठीक है। फर्ज करो कि ए और बी तुम्हारा बुआरे रिएक्टेंट है और इससे तुम्हारा क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां क्या होगा, बात को समझना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां पर जो बाबूरे रेट होगा, वेग होगा, ए और बी के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, ए के सांद्रण पर पावर क्या हो जाएगा बुआरे, जीरो, और बी के सांद्रण पर पावर क्या हो जाएगा, जीरो। और अभी हम तुरंत बताए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सांद्रता पद पर जो पावर है, घात है, उसका सम। तो बाबूरे इस अभिक्रिया का अगर हम कोटि देखेंगे तो क्या है, शून्य है। लेकिन अगर इस रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो देखो ए का कितना मॉलिक्यूल के, एक का कितना अनुभाग ले रहा है अभिक्रिया में, एक, और बी का कितना अनुभाग ले रहा है, एक। तो बाबूरे यहां पर अगर इस रिएक्शन का हम अनुक्ता लिखें, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बुआरे, एक प्लस एक क्या हो जाएगा, दो। तो इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, डिफरेंट है। दो बाबूरे एक दो एग्जाम्पल तुम जीरो ऑर्डर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, H2 और Cl2, ये रिएक्शन कई बार पढ़ चुके हो। सनलाइट में अगर रिएक्शन कर रहा है तो बहुत तेजी से ये क्या करता है, HCl देता है। तो ये भी बाबूरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के भी अगर हम रेट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, H2 पर पावर जीरो और Cl2 पर भी पावर जीरो हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा बुआरे, जो पावर है उसका सम क्या, जीरो, और अनुक्ता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, अनुक्ता क्या हो जाएगा। देखो H2 का कितना अणु पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, कितना अणु भाग ले रहा है, एक, और Cl2 का भी एक अणु भाग ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुक्ता 2 हो जाएगा। यानी इस अभिक्रिया की अनुक्ता 2 है और कोटि क्या है, शून्य है। बाबूरी एक और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल, ठीक है। देखो ये 2NH3 का डिकम्पोजिशन, अमोनिया का, देखो ये प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देता है। इस अभिक्रिया का भी ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है बुआरे, 2 है, और अनुक्ता क्या है, सॉरी कोटि 2 बोल रहे हैं। इस अभिक्रिया की भी कोटि क्या है, 0 है। तो बोलोगे सर ये कैसे आपको पता चला है ना कि ये 0 है। तो बाबू रे हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। रिएक्शन को देख करके ये तुम नहीं बता पाओगे कि रिएक्शन, उस रिएक्शन में, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा। बाबू रे ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन NH3 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहां पर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब है अभिक्रिया का दर, ठीक है, पर NH3 क्या कर रहा है, NH3 का है ना, यानी अभिक्रिया का दर जो है NH3 के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है बुआरे, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअली ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है।
तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा ये दो रिएक्शन बाबू रे याद रखो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से ध्यान से देख लो। अगर हम शून्य कोटि के रिएक्शन का बात करें, जीरो ऑर्डर है ना रिएक्शन का बात करें, तो यहां पर क्या होगा बुआरे, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो डेफिनेशन में भी लिखे हुए हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहां पर देख रहे हो आप बुरे, ये दो एग्जांपल है, बहुत ही बेहतर है। ये H2 और Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके HCl दे रहा है। यहां पर भी अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर क्या है, जीरो है। अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे रहा है, इस अभिक्रिया के लिए भी कोटि बुआरे जीरो है। ओके, तो बाबू रे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू रे थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा चेंज। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो कितना थोड़ा चेंज है। शून्य ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं कर रहा था, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि कंसंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट के एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली वन concentration term of reactants are called first order reaction। बात को ध्यान से समझना बाबू रे, क्या लिखे हुए हैं कि those reaction in which rate of reaction या velocity of reaction depend upon only one concentration term of reactants are called first order reaction। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के एक सांद्रता पद पर, अभिकारकों के एक सांद्रता पद पर, अभिकारकों के केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है। वैसी अभिक्रिया जिसका ये वेग या दर अभिकारकों के एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है बुआरे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कितना सिंपल है कि अगर अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक के एक सांद्रता पद, एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा तो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर दो कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा तो वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर तीन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। तो बाबू रे इसका कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया का दर केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करेगा, ठीक ना, अभिकारक के केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करेगा। देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल सा है कि भाई वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बुआरे इसका कुछ एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। क्या होता है बुआरे फॉर्मूला, H2O2। और ये डिकम्पोज करेगा, विघटित होकर के क्या देगा, H2O और हाफ O2। तो बुआरे यहां पर रेट क्या हो जाएगा, गौर करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और चूंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाबू रे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वही एक्चुअल कोफिशिएंट, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, यहां पर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक अणु इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहां पर सॉरी एक अणु भाग ले रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। और अभिक्रिया का दर केवल इसके सांद्रता पर निर्भर कर रहा है एक, ठीक है,
तो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बाबू रे अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1 हो गया। चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 अगर ये डिकम्पोज करेगा तो बाबू रे ये N और N पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं हम, N2 और प्लस 4H और 2O मिलकर के 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर रेट किस पर डिपेंड करेगा, अमोनियम नाइट्राइट के कंसंट्रेशन पर। तो वो अरे यहां पर ठीक है, इस पर पावर 1 आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 1 हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइट का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन काफी है इतना एग्जांपल समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए बुआरे, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर सेकेंड और थर्ड ऑर्डर पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कुछ नहीं है, सब एक ही तरह से है। ठीक है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये नोट्स का भी काम कर जाएगा जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं। यानी सेकेंड ऑर्डर बोले तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ज्यादा कुछ समझने को है नहीं। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा 2 कंसंट्रेशन टर्म पर, यानी दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 2 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं बुआरे, सेकेंड। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, 2 कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर, यानी वैसे अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के 2 सांद्रता पदों पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलो इसका 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इसका 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये रिएक्शन। बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, बताओ। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इथाइल एसीटेट है। क्या है बुआरे, इथाइल एसीटेट। और ये NaOH लिए, गौर करना, CH3COO और ये Na मिलकर के क्या बना दिया, सोडियम एसीटेट प्लस C2H5 और ये OH, यानी ये सोडियम एसीटेट और ये इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, 2 कंसंट्रेशन टर्म, एक तो इथाइल एसीटेट पर डिपेंड करेगा, CH3COO C2H5 पावर 1, और दूसरा NaOH, इस पर भी पावर 1 हो जाएगा बाबू रे। तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन, ये जो एक्चुअल कोएफिशिएंट है दोनों को सम कर दो, तो क्या हो जाएगा 2। और कोटि, सॉरी, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। और अनुक्ता, इस रिएक्शन में इथाइल एसीटेट का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, देख लो 1, NaOH का 1, तो अनुक्ता भी क्या हो जाएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2। क्लियर है बुआरे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, HI का डिकम्पोजिशन को देख लेते हैं। ये जो 2HI है डिकम्पोज करेगा, H2 और I2 देगा, तो यहां पर भी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा HI का कंसंट्रेशन, और पावर 2 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2, और चूंकि रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल HI का इन्वॉल्व हो रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगा। ठीक है बुआरे, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बुआरे, हम लोग थर्ड ऑर्डर को भी देख ही लेते हैं। तो बाबू रे सेकेंड को मिटाए और यहां पर कर दिए थर्ड, सब कुछ तो सेम ही चलेगा, कुछ ज्यादा समझने को नहीं है, लेकिन चलो फिर भी काम कर लिया जाए, नोट्स बन जाएगा तुम लोगों का।
इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ, ठीक है, 3 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी वैसे अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बुआ रे? तृतीय कोटि, यानी कि थर्ड ऑर्डर। इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। ठीक है, चलो समझने का प्रयास करो। एग्जाम्पल नंबर 1, 2NO + O2 ये रिएक्शन करके 2NO2 मान लो दे रहा है। ठीक है, 2NO और O2 के रिएक्शन से क्या मिल रहा है? 2NO2। तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? NO का कंसंट्रेशन और पावर इस पर 2 आ जाएगा, और O2 पावर क्या हो जाएगा? 1। तो वो अरे यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये जो एक्चुअल कोएफिशिएंट है दोनों का सम, 2 + 1 क्या हो जाएगा बुआरे? 3। और अनुक्ता देखो, NO का 2 अणु हिस्सा ले रहा है, O2 का 1 अणु, तो अनुक्ता भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक ना? एक और रिएक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ और ये एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल 1 देखो, इस रिएक्शन में भी 2NO + Br2, 2NO Br। ठीक है, तो यहां पर भी रेट क्या होगा? NO पर पावर 2 हो जाएगा, Br2 पर पावर क्या हो जाएगा? 1। और अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, पावर का है ना सम कर दो, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट है उसके पावर को जोड़ दो। और अनुक्ता देखो, NO का 2 मॉलिक्यूल और Br2 का 1 अणु भाग ले रहा है, तो अनुक्ता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इत्यादि। तो और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं 0, 1st, 2nd, 3rd ऑर्डर का रिएक्शन का। ठीक है, आगे उन सारे रिएक्शंस पर हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है बुआरे, ये स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखो बाबूरे, फिर अगले क्लास में हम लोग ये जो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर रिएक्शन, इसके है ना रेट कांस्टेंट के यूनिट पर बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है, और सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी छद्म एक आणविक अभिक्रिया क्या है। अगला लेक्चर भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।